तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को रिमाइंड कराए हैं 1500 रुपया लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। कैसे भरना है यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, प्रोसेस इजी है। चलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आज़ादी के पहले की आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले, यानी कि कहाँ से छापा गया होगा ये? इंग्लिश लॉ, ब्रिटिशर्स वही हम लोग को दिए हैं। ठीक है, तो हाँ वहीं से आया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्ट का मतलब याद होगा, पार्लियामेंट में वो बिल जाता है, बिल पे बहस होता है, वोटिंग होता है, फिर जब बहुत बड़ा बहुमत 75% का बहुमत मिलता है तो वो एक्ट बनता है। सिलेबस में अभी नहीं है। सेल और गुड्स, ये दो का मतलब समझना है। और 1930 मतलब ये तब आया था। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं कि सेल क्या होता है। सामान को बेचना, तो ये मानो कुशल है और ये मानो पायल है। कुशल अगर कोई भी सामान पायल को बेचा, मानो कोई भी सामान, मानो अपना फोन बेचा, मोबाइल, और पायल बदले में पैसा दी, क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? ठीक है। पायल बदले में अपना लैपटॉप दी, क्या ये सेल है? नहीं। पक्का नहीं? श्योर? आगे देखेंगे। तुम लोग कैसे बोल सकता है नहीं है? तो क्या बार्टर सिस्टम सेल नहीं होता है? होता है। अरे अभी पलट गई तुम। सोगा में क्या बोला? नहीं तुम नहीं तनिष्का, सोगा में क्या बोला है पता है? पैसा ही सब कुछ है। बदले में सामान देगा, वो सेल नहीं, वो बार्टर है। बार्टर, बार्टर क्या सेल है? नहीं। बार्टर और सेल थोड़ा अलग चीज है ना। बार्टर में हम सामान दिए, तुम सामान दिया। चलो ठीक है। मानो कुशल ना मोबाइल नहीं दिया, कुशल बोला कि सुनो पायल, हम ना तुमको लॉ पढ़ा देंगे, क्या ये सेल है? ये सेल है, लेकिन ये गुड्स का सेल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी सामान या कोई भी सर्विस देने पर सेल हुआ, बदले में पैसा आना चाहिए। हाँ, अगर वो गुड्स का सेल है तो सोगा में आएगा, सर्विस का सेल है तो सोगा में नहीं आएगा। तो हम लोग जो बात करेंगे किसका करेंगे? तो पहला टर्म तुम लोग के सामने आया, गुड्स क्या होता है। बट चलो वो सब ठीक है। सूरज, कुशल माल बेच रहा है, कुशल को क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति माल बेचता है उसे क्या कहते हैं? ना सोचेगा। और पायल क्या हो जाएगी? ठीक है। मेरे मन में एक डाउट है, कुशल मोबाइल बेचा नहीं, मोबाइल बेचने का सोच रहा है, थिंकिंग, क्या ये सेल होगा? अच्छा, क्या ये अभी भी सेलर कहलाएगा अगर ये मोबाइल बेचने का सोच रहा है तो? लॉ बोला कि अगर ये अपना सामान बेचने के लिए तैयार भी है ना तो ये सेलर। अ सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स अ गुड और अग्रीज टू सेल अ गुड। वह व्यक्ति जो किसी सामान को बेचे या बेचने के लिए तैयार हो, बायर ढूंढ रहा हो, वो भी सेलर होता है। सिमिलरली बायर यानी कि पायल, तुम सामान खरीदी नहीं लेकिन खरीदने के लिए तैयार है, क्या तुम बायर कहलाएगी? हाँ। तो ये बात हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा। क्या बात? कि सेलर और बायर, बायर मतलब हु बाइज और एग्रीज टू बाई, सेलर मतलब हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। तुम लोग भी हाईलाइट करो। अब एकदम हम साथ में तुम लोग का पीडीएफ पे काम करेंगे, तुम लोग को वो काम अपने किताब पे करते हुए चलना है, ठीक है? तो बायर इज अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाई गुड्स, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स। कोई दिक्कत? एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सानिया बताओ, क्या दिक्कत है? अभी बायर समझे, सेलर समझे, क्या नहीं समझे? गुड्स क्या होता है भैया ये बताइए। क्या लगता है तनिष्का, गुड्स क्या होता है? जो सामान बिक रहा है, ठीक है, या जो बिकने वाला है। कोशिश की तुम दूर का सोचने का। बट गुड्स का सबसे पहला बात बोला गया
कि ये होता है मूवेबल। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना जाएगा, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना जाएगा, लेकिन दो ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी है जो गुड्स नहीं होगा। पहला एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन। मेरे मन में एक डाउट है, ठीक है। डाउट ये है पहला एक्शनेबल क्लेम को लेके कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है। जीनत, क्या होता है? ऐसा लग रहा है उसको सांप सूंघ गया। एक्शनेबल क्लेम का अर्थ को ध्यान से समझो। क्लेम का मतलब दावा। हम दावा करते हैं कि कल क्रिकेट मैच में ये बंदा जीतेगा। और एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि जब वो एक्शन हो तो मेरा दावा का पैसा हमको मिले। क्या पैसा मिलना पक्का होता है एक्शनेबल क्लेम में? एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। एक बंदा है जो हमको पैसा दे नहीं रहा है, वो मेरा क्या कहलाया जाएगा? डेटर। पैसा पाते हैं, मिल नहीं रहा है, और हम उससे अगर क्लेम करेंगे कोर्ट में पैसा तो हमको पैसा मिल जाएगा। यानी कि मेरे एक्शन लेने पे वो क्लेम मेरा फुलफिल होगा। ये एक्शनेबल क्लेम होता है। और एक्शनेबल क्लेम का सबसे बेहतरीन बात है कि उसमें क्या पैसा का इनफ्लो होना पक्का है? कोई एक्शन लेंगे तो हो सकता है हो। अब भैया ये गुड्स का डेफिनेशन में नहीं आता है। मेरा सूरज से एक सवाल है, सूरज क्या डेटर मूवेबल है? बिल्कुल सही बोला सूरज, डेटर मूवेबल होता है। आज मानो सूरज मेरा डेटर है, सूरज से हम पैसा पाते हैं। मेरा बात हुआ जीनत से, जीनत बोली कि भैया 500 रुपया दीजिए। हम बोले कि सुनो ना, सूरज से ले लेना, हम पाते हैं। मेरा डेटर मूवेबल हो गया, लेकिन क्या उसको गुड्स का गिनती में रखा? नहीं। क्यों? नहीं, ऐसा थोड़ी है, मनी इन सर्कुलेशन है। क्योंकि यहाँ पे पैसा का आउटफ्लो श्योर नहीं है, डिपेंडिंग है थोड़ा बहुत। अच्छा, मनी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या? रुपया, नोट, सिक्का, ये सब गुड्स नहीं होता है। मेरा एक सवाल है, क्या 2000 का नोट गुड्स है? अरे गधा लोग, 2000 का नोट सर्कुलेशन में है? तो फिर समझो, मनी इन सर्कुलेशन का मतलब जो अभी सर्कुलेशन में है। जो एक बताया, पापा लोग बचपन में बोलते थे हम 8 आना में, हमारे ज़माने में 8 आना में जीरा बट्टी और आम पपड़ा आता था। तो वो 8 आना दैट इज़ अ कॉइन, क्या वो अब सर्कुलेशन में है? नहीं, वो गुड्स है। क्यों? क्योंकि उस 8 आना को ना, जितना पुराना सिक्का होता है वो महंगा बिकने लगा आजकल, बिकॉज वो एंशियंट कॉइन्स गिनाता है। तो मनी इन सर्कुलेशन मतलब जो अभी के इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। तो रुपया 2000 का नोट मनी इन सर्कुलेशन है क्या? नहीं, वो गुड्स माना जाएगा। पुराना वाला 500 का 1000 का नोट क्या वो सर्कुलेशन में है? नहीं। अगर होता तो नहीं मानते, और नहीं है तो मानेंगे। भैया क्या सीन क्या है, मनी इन सर्कुलेशन को क्यों हटाया? तुम लोग को पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसी पे लगता है। तुम सोचो, अगर मनी इन सर्कुलेशन गुड्स का डेफिनेशन में रहता और तुम लोग हमको पैसा दिया तो तुम लोग उस पर भी जीएसटी लगता। तुम लोग हमको पैसा दिया, हम खुचरा वापस किए, उस पर भी जीएसटी लगता। तो बहुत बड़ा माथा दर्द हो जाता भाई। तो इसको डेफिनेशन से हटा दिया गया। लेकिन 2000 का नोट को अगर हम ऑक्शन के द्वारा या किसी भी जरिए से बेचेंगे तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? अभी तक जितना पढ़े वो गुड्स माना जाएगा और जीएसटी लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? डॉलर, क्या डॉलर पे जीएसटी लगेगा अगर उसका बिक्री होगा तो? जीएसटी हटाओ। क्या डॉलर गुड्स है? क्या डॉलर मनी इन सर्कुलेशन है इंडिया में? तो कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होके वो मनी में तो भाई कन्वर्टेबल तो मेरा आईपैड भी है, तो इसको भी तो हम गुड्स में नहीं मानेंगे। क्या डॉलर गुड्स माना जाएगा? दैट इज अ मनी इन सर्कुलेशन इन इंडिया? नो, तो गुड्स माना जाएगा भाई। हाँ हाँ, वो सिंपल कॉन्सेप्ट, मनी इन सर्कुलेशन इन इंडिया है तो ठीक, नहीं है तो समझ लो, नहीं है तो फिर वो गुड्स का कैटेगरी में आ गया। यहां तक कहानी ठीक था कि हाँ, कोई भी मूवेबल चीज है वो गुड्स होगा। क्या जमीन गुड्स है? हम एक मशीन खरीदें जिसको हम जमीन से अफिक्स कर दिए हैं, देखते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा मशीन हो तो उसको जमीन में गाड़ देना होगा, क्या वो गुड्स माना जाएगा?
अगर उसको मूव किया जा सकता है तो हाँ, लेकिन मानो हम ट्विस्ट लाएं, उसको अगर तुम जमीन से उखाड़ेगा, उसका वाल्व पक्का टूटना है और वो फिर यूजेबल कंडीशन में नहीं होगा, क्या वो अब गुड्स है? क्योंकि अब वो मूवेबल रहा ही नहीं। मूवेबल मतलब हम एक जगह से उठा के दूसरा जगह रख सकें, क्या ये पॉसिबल है? अब तुम लोग बोलेगा भैया कुछ दिन पहले हम एक न्यूज़ देखे, उस न्यूज़ में एक आदमी अपना घर को ना एक जगह से हटा के दूसरा जगह किया है। तुम लोग देखा कि नहीं ये न्यूज़? पूरा घर को एक जगह से, यूएसए में घर को उठा के चेंज कर दिया, दूसरा जगह लेके गया। कि मेरी बीवी इसी घर में मरी थी तो हमको यही घर चाहिए नया जगह पे भी। क्या वो अभी भी गुड्स है? मूवेबल गुड्स है ही नहीं। वो एक्सेप्शनल केस है, फिर भी मूवेबल नहीं माना जाएगा। दिमाग वहाँ पे ज़्यादा मत दौड़ाना एग्जाम में कि भैया बोले थे, हम तो न्यूज़ में देखे थे कि वो अपना बीवी के लिए घर उठा दिया। उस हिसाब से तो हनुमान जी पहाड़ उठाए थे, तो पहाड़ भी मूवेबल है क्या? वो सब इमूवेबल होता है। यहां तक कहानी बड़ा स्विफ्ट चल रहा था। फिर ये क्या बोला कि सुन लो बेटा, कुछ चीज गुड्स माना जाएगा पक्का पक्का, हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी हो। पहला GSTT, क्या बोले हम? GSTT, जी से ग्रोइंग क्रॉप्स। DDLJ तो सब देखा होगा। DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान का। पलट के देखेगी तो मुझको प्यार करती है, याद आया ना? वो जो सीन हुआ था, खेत में हुआ था, क्रॉप्स। क्या क्रॉप्स गुड होता है? हाँ, उसको काट के बेचना है, तो क्या वो गुड्स है कि नहीं है? है। फिर स्टॉक एंड शेयर्स, क्या उस पर गुड्स होता है? हाँ, शेयर्स गुड्स होता है ना? कैसे भैया? शेयर मूवेबल है, आज मेरे नाम पे कल तेरे नाम पे हो जाएगा, है ना? गुड्स होता है। ये क्लैरिफिकेशन हुआ। फिर सॉरी, हम GGST लिखना था हमको, GSGT। GT का मतलब जी से ग्रास। ग्रास क्या जमीन में है? घास, उसको भी गुड्स का कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। और टी, घास कौन खरीदेगा? तेरे पास गाय है, तुम उसको क्या खिलाएगी? बिचाली, घास, ये सब खिलाएगी ना? हाँ, जो चारा खा, तुम घास कभी देखिए गाय को पार्क वार्क में घूमते हुए, खेत वेत में, वो घास खाती है ना? तो बहुत लोग, हाँ, अभी तो देखो, तुम अगर सोच रही है कि हमको भैया से जीत के रहना है, तो हम लोग इसके ऊपर डिबेट रखते हैं। टी से क्या होता है बता रहे? ग्रास फॉर्म्स पार्ट, अब समझ में आएगा क्यों। टी से होता है थिंग्स, जो कि पार्ट ऑफ लैंड है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ तो है, बट अग्रीड टू बी सवर्ड, मतलब अभी भले ही वो जमीन का हिस्सा है, बट हम लोग अग्री करके उसको सवेयर अलग कर सकते हैं। क्रॉप्स, ग्रास, अगर हम लोग अग्री करें तो उसको सवेयर करके बेच सकते हैं ना? तो क्या वो सब मूवेबल गुड्स होगा? हाँ, क्या ये बात क्लियर है? वह जो भी चीज़ जो धरती का हिस्सा होता है और सेल से पहले उसे अलग किया जा सके, उसे गुड्स के गिनती में रखा गया है। तो बेसिकली दो चीज़ गुड्स नहीं होता है। पहला एक्शनेबल क्लेम प्लस मनी इन सर्कुलेशन, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? याद रहा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुड्स समझ आया? बुक में यहां पर स्टार मार्क करो और लिखो रट्टा। रट्टा सेक्शन 2 का 7। जब भी गुड्स का डेफिनेशन देना है, तीनों पॉइंट को मिला के दे देना। यहां लिख दो SGGT, अदर देन MA, मा, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। ये सब ट्रिक्स है याद रखने का। M फॉर मनी, A फॉर एक्शनेबल क्लेम, SGGT। ठीक है? हाँ, यही वाला, ठीक है।
क्लियर है ये कहानी सबको? ये 2 का 7 है, मतलब 2 का 7 में किसका डेफिनेशन दिया गया? सेक्शन 2 क्या होता है उसमें? सारा डेफिनेशन। सारा डेफिनेशन को 2 में डालते हैं और फिर धीरे धीरे बात होता है। 2 का पहला डेफिनेशन क्या सीखे हम लोग? गुड्स का। इससे भी पहले सीखे, क्या पता है? बायर का। 2 का 1 और 2 का 13 सेलर। तो 2 का 1 बायर, फिर 13 सेलर, और दोनों के बीच में कौन आया? 2 का 7 गुड्स। क्या किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत? फिर यहां पर आओ, एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एन एक्शनेबल क्लेम? which can be enforced only by action, which can be enforced only by action. I'll recommend all the students कि अगर हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी हाइलाइटर यूज़ करें। हम ब्लैक वाला ये यूज़ कर रहे हैं तो तुम लोग ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेंसिल यूज़ करो, और हाँ साथ में एक स्केल रखो, ठीक है, ताकि फटाफट सीधा लाइन खींचते जाएं हम लोग, ठीक है? हाइलाइटर नहीं लाया होगा, सबको हाइलाइटर खरीदना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, डेट को हाईलाइट कर दो। डेट एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एक एक्शनेबल क्लेम है। अच्छा याद रखो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एफडीआर गुड्स होता है, हमेशा याद रखना है। एफडीआर यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। क्या होता है ये एफडीआर? क्या होता है? किसी का एफडी है यहाँ पर? हाँ, मतलब घर पे क्या होता है एफडी में? माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम एक बार में सारा पैसा डाल रहे हैं या धीरे धीरे करके? एक बार में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें, मानो 10 लाख रुपया डालें, और बोले हम 10 साल से पहले नहीं निकालेंगे, 10 साल बाद जब निकालेंगे आप हमको 20 लाख रुपया दीजिएगा। मान लो 100% रिटर्न डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी ओके? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो एफडीआर का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। 10 साल के बाद 20 लाख देना है, आज 10 लाख देते हैं, उससे पहले पैसा निकालेंगे तो पैसा कट के मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा भैया, ये एफडीआर जो है ये गुड्स क्यों हुआ? आज मेरे पास एक जन का फिक्स डिपॉजिट है और हमको बदले में लगा कि यार एफडी का कोई काम है नहीं, हमको एक गाड़ी का काम है, तो हम तुमको बोले कि सुनो नहीं गाड़ी दे दो। तुम लोग बोला कि भैया गाड़ी तो दे देंगे लेकिन पैसा, तो हम बोले मेरे पास ना एफडीआर है, तो तुम लोग हमको बदले में वो लेके दे देगा। तुमको पता है ये एफडी जब टूटेगा तो पैसा आएगा मेरे पास। तो भैया यहाँ सेल तो हुआ नहीं गुड्स एक्ट के हिसाब से, रुपया तो बदले में मिला नहीं है, हम सेल का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं एफडीआर समझा रहे कि एफडीआर कैन बी यूज्ड एज अ पेमेंट ऑप्शन। मानो हमको पैसा का जरूरत है, हम तुमको बोले सुनो ना यार पैसा दो ना यार, तुम लोग बोला कि भैया पैसा दे तो देंगे, आप गारंटी क्या दे रहे हैं? हम बोलेंगे मेरा एक एफडी है, वो तुम रख लो और बदले में हमको पैसा दे दो। मेरे पास जब पैसा आएगा हम तुमको दे देंगे, पैसा नहीं आएगा तो एफडी तोड़ के ले लेना पैसा। तो ये क्या हुआ? गुड्स हुआ। क्या कोई दिक्कत? फिर हम लोग सीखे कि गुड्स टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है, और इनटेंजिबल जिसको छुआ या देखा ना जा सके। तो क्या गुडविल गुड्स है? हाँ। आज हम गए, मेरा दोस्त है आकर्ष केशरी जिसका गोकुल है, उसको बोले सुन भाई तेरा गोकुल हमको भी खोलना है, तो बोलेगा ले लो मेरे से गुडविल। वो अपना गुडविल हमको बेच दिया, अब क्या वो गोकुल चला सकता है? नहीं, अब उसका गुडविल हम खरीद लिए तो हम चला रहे हैं, मूव हो गया ना गुडविल उसका नाम से मेरा नाम पे। सिमिलरली कॉपीराइट, पेटेंट, तुम लोग कोई गाना गाया, कोई है सिंगर हम लोग का क्लास में? आर्टिस्ट नहीं है कोई, सब निकम्मा लोग। मानो कोई सिंगर है वो गाना गाता है, तो अपना गाना को क्या करवाता है वो? पेटेंट, कॉपीराइट। वो मानो अपना कॉपीराइट किया हुआ गाना टी सीरीज को बेचा, उसको पैसा मिला, उसका गाना का हक उसके पास अब है नहीं, तो वो भी तो गुड्स हुआ। अच्छा मान कोर्ट एक ऑर्डर दिया कि कोर्ट हमको बोला कि हमको जुल्फिकार 5 लाख रुपया देगा, क्या ये गुड्स होगा? ये गुड्स होगा। क्या यहाँ पे पैसा का आना श्योर है या फिर मतलब कंडीशनल है? श्योर है। और अगर हम बोले कि जुल्फिकार पैसा हमको नहीं तनिष्का को दे देना, तो ये एक्शनेबल क्लेम है,
लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम है ही नहीं, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लेना, एक्शन हो चुका है। अब हम बोले कि जुल्फिकार तुम 5 लाख हमको देने वाला था, कोर्ट का डिक्री है तेरे पास, डिक्री मतलब ऑर्डर है, एक काम करो हम ऑर्डर दे रहे हैं तनिष्का को दे देना। तो वो मेरे से मूव होकर तनिष्का के पास गया ना, डिक्री ऑफ द कोर्ट, वो जो पेपर मेरे पास था कि हम 5 लाख रुपया पाते, वो किसके हाथ में होगा? तनिष्का के हाथ में। तो वो भी तो गुड्स हुआ। जो जो स्पेशल केस है सब हम तुम लोग के सामने रख दे रहे हैं, उसके बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। तो डिक्री ऑफ गुड्स जो है, डिक्री ऑफ द कोर्ट क्या होता है? गुड्स होता है। क्या ये बात तुम लोग को हमेशा याद रहेगा? क्लियर रहेगा? नो? यस ना? एक काम करो, गुड्स से लेकर यहां तक सबको रीड करो। चलो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है? पक्का नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? पायल समझ रहा बाबू तुम? हाँ हाँ सब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हुआ। ठीक है, बोला गया कि जो गुड्स है ना वो 3 टाइप का होता है। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। मेरा मोबाइल पुराना हो गया तो हम बोले कि सूरज मेरा मोबाइल पुराना हो गया। सूरज बोला भैया आप मेरा भैया होके पुराना फ़ोन चलाएंगे, चलिए नया फ़ोन दिलाते हैं। सूरज हमको ले गया मोबाइल दुकान, और मोबाइल दुकान वाले को बोला कि ये मोबाइल वाले भैया हमको एक आईफोन 15 प्रो मैक्स दो। तो मोबाइल वाले भैया बोले 1.5 लाख का फ़ोन है। सूरज बोला तो मेरा शक्ल देख के लग नहीं रहा, दे सकते, दो हमको वो वाला दो। क्या वो गुड्स जब बायर और सेलर का बात हुआ वहां पे है? या फिर एग्जिस्ट करता है? मानो वो बोल रहा है कि मेरा दुकान में नहीं लेकिन हम तुरंत मंगवा दे रहे हैं, तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग का जब बात हो रहा है? तो वो आईफोन 15 प्रो क्या हो गया हम लोग का? एग्जिस्टिंग गुड्स। मानो सूरज बोला कि अरे भैया क्या करिएगा आईफोन 15 प्रो लेके, हम आपको दिलाएंगे आईफोन 16 प्रो, तब तक मेरा एग्जाम निकल जाएगा। हम पापा को बोलेंगे कि भैया एग्जाम निकलवा दिए हैं, तो भैया को हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, देगा ना? सीए बनेगा तो हम तो लेके रहेंगे, ठीक है। क्या हुआ, तेरा मूड खराब है आज? पक्का? तेरा मुंह थोड़ा आज उतरा उतरा सा लग रहा है, तबीयत खराब है क्या? ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोले, ये है क्या अभी 16 प्रो, ये तो फ्यूचर में आएगा, तो ये फ्यूचर गुड्स होता है। जो गुड्स अगर हम बात कर रहे हैं तुमसे और अभी है, वो क्या होगा? एग्जिस्टिंग गुड्स। और जो कल को फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर गुड्स। तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? क्या होता है? कंटिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कि मतलब श्योर नहीं है कि आप मतलब श्योर नहीं है उस गुड्स को लेके, राइट? हो भी सकता है। ये बोला कि हमको 16 प्रो चाहिए, तो सेलर बोला कि देखिए भैया 16 प्रो का तो अभी तक कोई हिसाब किताब है नहीं, हो सकता है कि कल को वो जैसे मिनी सीरीज को बंद किया आईफोन, प्रो सीरीज को भी बंद कर दे, तो अनसर्टेन है कि हम आपको दिला पाएंगे, पक्का नहीं है, अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। तो क्या आईफोन 16 प्रो यहां मिलना पक्का है? मानो 16 प्रो छोड़ो, 16 मिनी अनसर्टेन है ना इसको लेकर कि अगला राउंड में ये मिनी का सीरीज लॉन्च होगा कि नहीं। तो जब गुड्स का एक्विजिशन सेलर बोलेगा, कौन बोलेगा? दुकानदार, सेलर, कि अनसर्टेन है, किसी अनसर्टेन कंटिंजेंसी, किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी गुड्स। ये देखो एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब सेल हो रहा है तब ये गुड्स ओन्ड है
या फिर पोजेस्ड है या फिर अक्वायर्ड है बाय द सेलर। तीनों टर्म का क्या अलग अलग मतलब है? नहीं। और ये बात सेक्शन 6 में बोला गया। सोचो, सेक्शन 7 में गुड्स को डिफाइन किया और 6 में बता दिया कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। कितना विचित्र बात है, नहीं है ना? अबे 2 का 7 में गुड्स को डिफाइन किया था, ये 2 का 6 है क्या? ये सेक्शन 6 है। कितना अच्छा से जीनत बोल रही है। हाँ भैया बताइए, ऐसे कैसे हंस रहे? हाँ, समझ आया? 2 का 1 बायर, 13, 2 का 1 सेलर, 13 बायर, 7 गुड्स। और सेक्शन 6 फिर आओ फ्यूचर गुड्स में। अच्छा, 2 का 1 बायर, 13 सेलर। खुश? गलत बोले थे, सही बात है। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? टू बी मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड। 3 बात बोल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या तो हम उसको बनाएंगे यानी कि मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर प्रोड्यूस करेंगे, या फिर एक्वायर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस्ड एंड एक्वायर्ड? मैन्युफैक्चर करना मतलब उस चीज को बनाना, प्रोड्यूस मतलब उगाना, प्रोड्यूस मतलब आज हम बोले कि हमको एक मेरे पास डॉग है, बोला तुम लोग कि भैया इसका पपी होगा तो हमको दीजिएगा, तो मेरी डॉग पपी मैन्युफैक्चर करेगी कि प्रोड्यूस करेगी? और एक्वायर मतलब आईफोन 16 प्रो वो एक्वायर करेगा तब देगा, तो एक्वायर यानी कि मंगाना। तीनों शब्द का अंतर समझ आया? ओके। तो भैया इसका अंतर क्यों बताएं आप? क्योंकि कल को तुम लोग आंसर में लिखे तो ऐसा ना हो कि बात घास का और क्रॉप्स का और वहां मैन्युफैक्चर लिख लो। वहां क्या लिखना है? प्रोड्यूस। अच्छा, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसके बाद ये गुड्स जाएगा। क्या उस समय ये दुकान में था? कंटिंजेंट गुड्स डिपेंड करता है अनसर्टेन इवेंट पे, उसका एक्विजिशन डिपेंड करता है अनसर्टेन इवेंट पे, यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का ही है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिख यहां पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल दो अलग चीज होता है। अग्रीमेंट टू सेल यानी कि सेल फ्यूचर में होगा, हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब सेल फ्यूचर में हो, चाहे अभी हो रहा है, सेल तो होगा। तो ये अग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब बात करेंगे, सब बात करेंगे। फिर आया एग्जिस्टिंग गुड्स। ये फर्दर 3 टाइप का है, डायग्राम बुक में बना हुआ, टेंशन नहीं है। स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड, तीनों के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, तुम लोग एगो दुकान में गया, मानो आकांक्षा गई। आकांक्षा, सब्जी उब्जी तुम लाती है घर में, तुम ही ले जाती है। आटा तुम ले जाता है सूरज? आटा घर में कौन सा आटा लेके जाता है? पैकेट वाला कि किलो नपवा के? मानो सूरज दुकान में गया और सूरज बोला कि सुनिए ना भैया, मेरे को 5 केजी वाला आशीर्वाद आटा दीजिए। ये स्पेसिफिक गुड्स है। 5 केजी का आशीर्वाद आटा, उसको पता है क्या देना है, वो तुरंत थैला उठाएगा, इसको पकड़ा देगा। ठीक है, लेकिन क्या सूरज ये वाला आटा लेता है? सूरज बोला नहीं भैया, हमको उस पर भरोसा नहीं है, हम चक्की से पीसा हुआ आटा लेते हैं। तो क्या सूरज जब तुम जाता है तो तेरा दुकान में आटा 5 किलो अलग करके रखा हुआ होता है? तुम पक्का घर में सामान नहीं लेते? लेते हैं, मेरे घर के पीछे जो मिल है उसमें वो क्या बोलते हैं, आटा अलग करके रखा हुआ रहता है, बस जाके बोलना होता है कि 68 दीजिए, वो एक पैकेट उठा के दे देता है। तो वो पैकेट हुआ ना बेटा, वो तो पीसा हुआ आटा रहता है, उसको पैकेट तो है तो स्पेसिफिक गुड्स। तुम बोली ना उसको 5 केजी का आटा दीजिए, तो वो पैकेट स्पेसिफिकली उठा के दिया। लेकिन सूरज जाके बोलता है कि 5 केजी आटा दीजिए, तो सूरज देखता है कि अरे ये तो एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें लगभग 20 से 30 किलो आटा है, जिससे वो 5 केजी अलग करके देगा। तो वो जो 20 से 30 किलो आटा है वो क्या हो गया? वो आटा का जो बड़ा सा बैग है वो क्या होगा? अनअसर्टेन गुड्स। 20 से 30 किलो, और अपना हिस्सा हम लोग अलग करके रखें
जो हम लोग का हिस्सा उसमें से आया वो क्या होगा? अनअसर्टेन गुड्स, यानी कि बहुत बड़ा लॉट है खाना का, आटा का, और जब उसमें से हम लोग का हिस्सा अलग हो तो वो क्या हो जाता है? सब लिखवाएगा बेटा, रुक जा, हम सब कराएंगे बुक का काम, टेंशन मत लो। तो भैया आप एक बात बताइए कि अच्छा एक बात बता, हम एक थोड़ा सा तुमसे सवाल पूछते हैं सूरज, कि तुम अगर 5 केजी आशीर्वाद वाला आटा लेने गया तो क्या वहां पे एक ही 5 केजी का आशीर्वाद आटा होगा? तो क्या वो स्पेसिफिक गुड्स माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? क्योंकि भैया वहां पे तो बहुत सारा आटा है, उसमें से हम लोग को आटा, वो तो अनसर्टेन था, उसमें से हम लोग को लाकर दिया ना ये, तो ये क्या हो गया? असर्टेन किया गया ना बहुत सारा लॉट से। अरे चाहे बड़ा सा आटा का बैग से अलग करे, चाहे बहुत सारा ग्रुप में पड़ा हुआ वहां से अलग करके दे, हमको तो एक बड़ा हिस्सा से छोटा हिस्सा निकाल के दिया जा रहा है। वो बड़ा हिस्सा अनसर्टेन है और मेरे को जो हिस्सा निकाल के दिया गया वो मेरे लिए क्या हुआ? असर्टेन हुआ। क्या ये बात तुम लोग को क्लियर हुआ? तो भैया फिर स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल क्या? हम लोग आईफोन लेने गए थे तो सूरज मेरे को दुकान में दिखाया कि भैया आपको क्या चाहिए। हम बोले कि मेरे को चाहिए आईफोन 15 ब्लैक वाला, वो ब्लैक वाला, वो वाला। हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं ना कि वो वाला आईफोन चाहिए, तो ये क्या है? स्पेसिफिक गुड्स। मतलब कि भैया आपका कहने का मतलब है कि अगर आप गुड्स को आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? आइडेंटिफाइड पास्ट, मतलब वो हो चुका है आइडेंटिफाई कि वो वाला फोन मेरे हाथ में आएगा, एंड अग्री हो गया, सेलर बोला कि हाँ हाँ ये वाला आईफोन आपका, तो वो स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बात करें अनअसर्टेन गुड्स का, तो क्या ये आइडेंटिफाइड है? ये नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है। ये क्या है? नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। और इसको असर्टेन करने के लिए क्या करना होगा? एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसा सेल हुआ, इन अकॉर्डिंग टू सेल, जैसा सेल हुआ है उसके बाद ये आइडेंटिफाई होगा। अच्छा, गुड्स अनअसर्टेन से असर्टेन किया जाता है, ये तो मेरा दिमाग में भैया आप बैठा दिए, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक डाउट है। वो डाउट ये है कि क्या हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद गुड्स को असर्टेन करेंगे या पहले? बाद में। एक बात बता, तनिष्का हमको समझा रही थी कि भैया हम तो जाते हैं वहाँ पे 5 केजी का पैक करके रखा हुआ होता है, वो हमको दे देता है। क्या वो तेरे लिए असर्टेन हुआ था वहाँ से पहले से कि ये वाला पैकेट पे तनिष्का लिखा हुआ है? वो तुम यहाँ पे जाके बोलने के बाद वो तुम्हारा अलग हुआ ना, तुम जाके बोली कि मेरा रखिए हम आ रहे हैं बाकी शॉपिंग करके, वो अनअसर्टेन से असर्टेन हो चुका है। ये चीज़ पे प्रेशर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये बात सबको याद रहेगा? कीवर्ड मार्क करवाते आओ। एग्जिस्टिंग गुड्स में सबसे पहले क्या आया? स्पेसिफिक गुड्स, मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सेक्शन 2 का 14 नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 2 का 14 इंपॉर्टेंट लिखना नहीं है, बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? हाँ, वो हम अभी भी लिखवाएंगे। एग्जाम्पल आईफोन 15, स्पेसिफिक गुड्स में एग्जाम्पल आईफोन 15 ब्लैक। ठीक है, हम तुम लोग को बता दे रहे हैं क्या देना है हमको सीए बनने के बाद। हाँ, 15 नहीं, जो उस टाइम लेटेस्ट होगा वो वाला देना। तो आप क्या दीजिएगा? हम काहे देंगे? हम पढ़ा के तुम लोग को पढ़ा लिखा के पैर पे खड़ा किए हैं, और फिर हम तुम लोग को बाद में आईफोन भी दें। असर्टेन गुड्स में, असर्टेन गुड्स में कीवर्ड है आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विथ अग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, या लिख दो आशीर्वाद 5 केजी आटा, हाँ
ठीक है, आटा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। कहाँ आटा लिखेगी तो तुम, वो तो अनसर्टेन हो गया, कितना आटा स्पेसिफिकली बताइए। वो आशीर्वाद लिखना जरूरी है। अच्छा ठीक है, 5 kg आटा तुमको नहीं पसंद है आशीर्वाद, हमको समझ आ रहा है। और ये अनसर्टेन के बगल में लिखो आटा बैग, ताकि याद रहे ये कहानी। इसका क्या है, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या किसी भी बच्चा को यहां तक कोई दिक्कत? इसमें क्या बोले अनसर्टेन में आटा बैग, नॉट नॉट स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो हाईलाइटेड है उसको घोट के पी लेना है, एकदम याद रखना चाहिए, रट्टा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ओके, अब बात करते किसके बारे में, डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है? ये बात तुम कैसे बोल सकती है? गुड्स का एक जगह से दूसरा जगह जाना, ओनरशिप बदलना, और पोजेशन यानी कि वो जगह बदल जाना चाहिए। तो मानो मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी का चाबी मेरे पास है, गाड़ी नीचे खड़ा है, उसके चाबी हम तुमको दे दिए, उसका पोजीशन तो नहीं बदला लेकिन गाड़ी बिक गया। तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब है कि डिलीवरी में ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। ठीक है, मानो तुम हमसे भाड़ा पे मेरा साइकिल लेके जा रही है, तो ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी तो उस हिसाब से तो ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है ना। सेल में तो ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। हम जो एग्जांपल दिए वो तो रेंट हुआ, समझ रहे बात? लेट मी मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। डिलीवरी में वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, ये बात को समझो। क्या यहां पे बोला कि हम गुड सेल वाला डिलीवरी का बात करेंगे? नहीं ना। डिलीवरी इन अ जनरल सेंस क्या होता है, जब किसी चीज का पोजेशन यानी कि उसका पोजीशन एक जगह से दूसरा जन के पास जाए। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या हम बोल रहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हम चाबी तुमको दिया, मेरे से उसका पोजीशन तेरे पास गया, वो भी तो डिलीवरी है। तो क्या जगह मैटर कर रहा है यहां पे? व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, मेरे मन में एक डाउट आया कि डिलीवरी कितने काइंड्स का होता है? 3, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि 2 यहाँ पर और 1 हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो डिलीवरी टोटल 3 तरीके से होता है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? फिजिकल डिलीवर हो रहा है वो एक जगह से दूसरा जगह। तुम लोग फ्लिपकार्ट से माल ऑर्डर किया, ठीक है, माल दिल्ली में था, दिल्ली से वो उठा, शिप में या फिर ट्रक में लोड हुआ और तेरा धनबाद आया। ये फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। तो अगर फिजिकली डिलीवर होगा तो कौन सा डिलीवरी? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ ना, उनसे हम हमारे पास आया। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? बोला कि विथआउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन। ठीक है, बस डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट या एक्नॉलेजमेंट होगा। यहां पर कस्टडी में चेंज होगा, जरूरी है क्या? भैया एक एग्जांपल दे दे तो मजा आ जाए। दे रहे हैं हम तुम लोग को, मजा देने के लिए तो बैठे हैं। देखो, एक वेयरहाउस मैन है। वेयरहाउस का मतलब गोदाउन। गोदाउन, गोदाउन का जो गार्ड होता है,
तुम लोग मेरे पास आया, बोला भैया आपका गोदाम में बहुत सारा माल पड़ा है। बोला हाँ पड़ा है। बोला भैया हम खरीदना चाहते हैं उसको। बोले ले लो, ट्रक लाओ ले जाओ। बोला देखिए भैया, एक तो हम खून पसीना एक करके थोड़ा बहुत पैसा जमा करके आपका माल का पैसा जुगाड़े हैं, अब ट्रक लाएंगे तो वो भी पैसा लेगा। तो हम बोले क्या चाहता है? बोले कि देखिए भैया आप गोदाम में रखे हैं, आप माल बेच देंगे, आपको गोदाम का कोई काम? हम बोले नहीं। तो बोला कि आप एक काम कीजिए, हमको गोदाम भी दे दीजिए, हम उसका रेंट भरते रहेंगे टाइम टू टाइम। बोले सही बात। तो हम फोन किए किसको? गोदाम में जो वॉचमैन होता है। हम बोले कि सुनो वॉचमैन, आज से ये जो माल है ये मेरा नहीं, मेरा स्टूडेंट का है। तो ये हम एक्नॉलेज कर दिए कि भाई सुन, आज से इसका मालिक कौन? कोई और। क्या वो गोदाम हटा वहां से? क्या कुछ चाबी वाबी दिए उसको, पेपर ऊपर दिए? खाली हम उसका देखभाल करने वाले को बोले और मात्र मेरा एक्नॉलेज करने से, मेरा बोलने से वो डिलीवर्ड माना जा रहा है। ये तो अच्छा बात है। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो भैया ये एक्नॉलेजमेंट क्या होता है यार? ये वो एक्नॉलेजमेंट है जो हम लोग प्रोजेक्ट में लिखते थे, याद है? क्या करते थे उसमें? प्रोजेक्ट के टीचर को बताते थे कि मैम देखिए मेरा पापा मम्मी चाचा ताऊ दोस्त यार भाई बहन सब मेरे को मदद किया है। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरे को ये लोग मदद किया है। लेकिन मदद कौन करता था? google.com। उसको कभी तुम लोग एक्नॉलेज किया? कल को तुम लोग सीए बन जाएगा तो तुम लोग एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भैया से हम फाउंडेशन पढ़े थे, और नहीं बनेगा तो अब शब्द वाला एक्नॉलेज करेगा कि भैया के कारण हम सीए नहीं बन पाए। तो वो सब क्या हुआ? एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जतलाना। हम लोग यहाँ पर वेयरहाउस में इनको जतलाएं कि भाई माल इसका है। क्या कुछ भी एक्शन हुआ इसके अलावा? नहीं। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि माल वहीं पड़ा है, एक्चुअल पोजीशन माल का बदला, माल वॉचमैन का कस्टडी में था, बदला नहीं, खाली एक्नॉलेजमेंट करने पे माल का डिलीवरी माना जाएगा। हाँ, वहां मत घुस, अभी हम लोग जाएंगे वहां, टेंशन नहीं है, ठीक है? उसके बारे में डिटेल में बात होगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सबको क्लियर है? सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? जैसे आपका स्कूटी है, ठीक है, आप उनको चाबी दे नहीं देंगे। नहीं देंगे? मेरा स्कूटी की चाबी मत लो बेटा, थक जाएगी। मेरा स्कूटी एक गाड़ी से ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, ठीक है? तुम सही जा रही है। सुना क्या होता है? हम लोग देखते हैं रिलेटिव्स जो होते हैं नया गाड़ी खरीदते हैं तो एक बड़ा सा चाबी के साथ फोटो खिंचाते हैं, गाड़ी के सामने खड़ा होता है। क्या वो वाला चाबी से गाड़ी खुलता है? नहीं। उसका क्या है मतलब? वो एक सिंबल है कि हम नया गाड़ी खरीदे, है ना? सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह। तो कुछ भी ऐसा जो ये चिन्ह दिखलाए, एक्सप्रेस करे कि डिलीवरी हो गया, वो सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे कि टोकन का मतलब जानता है तुम लोग? टोकन क्या होता है? होटल में क्या होता है? खाने जाते हैं तो लाइन में खड़ा होते हैं, पैसा देते हैं और एक टोकन मिलता है। वो टोकन देंगे तो खाना मिलेगा। तो टोकन क्या है? डिलीवरी चिन्ह है कि बेटा पैसा मिल गया है। ब्लू रंग का टोकन है तो 50 रुपया दिया है, लाल रंग का टोकन है तो 100 रुपया दिया है। तो वो चिन्ह भी तो एक सिंबॉलिक डिलीवरी है कि मेरे को खाना डिलीवर हो जाएगा। तो व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को। अब यहां पर 1 मिनट समय देना होगा हम लोग को, ठीक है? देखो, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट, ठीक है? की ऑफ वेयरहाउस, वहां पर चाबी नहीं दिए थे, बट अगर चाबी दे देते तो कौन सा डिलीवरी होता? ये सब सिंबॉलिक डिलीवरी है। की ऑफ वेयरहाउस समझने में दिक्कत नहीं हो रहा भैया? गोदाम का चाबी दे दिया, चाबी दे दिए तो सिंबॉलिक, और वॉचमैन को फोन किए तो ये देखो। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी कब प्लेस होता है? व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स
बिलोंगिंग टू द सेलर, किसका है? सेलर को। एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। अगर गोदाम का वॉचमैन बोल दे कि हाँ मालिक आज से माल आपके नाम पर हम होल्ड कर रहे हैं, विनय सर के नाम पे नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। लेकिन वो चाबी दे देते तो क्या हो जाता? भैया ये बिल ऑफ लीडिंग और ये रेलवे रिसीट क्या होता है? जब हम माल जहाज में चढ़ाते हैं ना तो एक बिल ऑफ लीडिंग होता है। ये बिल ऑफ लीडिंग जो वहां पे बंदा रहेगा वो दिखाएगा और माल ले जाएगा। सिमिलरली मानो हमको यहाँ से माल अपना बाइक को भेजना है दिल्ली, तो हम यहाँ से बाइक चला के जाएंगे दिल्ली तक, हम उसको ट्रेन में चढ़ाते हैं। ट्रेन वाला कैसे समझेगा कि वहाँ पर किसको देना है? वो जो रिसीट रहता है जिसको दिखा के वो लेगा, वो रेलवे रिसीट भी, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया ना भाई। माल हमको भेजना था दिल्ली में भैया को, हम भेज दिए, डिलीवरी माना जाएगा। क्या कोई भी दिक्कत हुआ यहाँ तक? ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग जहाज के लिए है और रेलवे रिसीट ट्रेन के लिए है। जहाज मतलब शिप, क्रूज नहीं, कार्गो वाला, कार्गो वाला शिप। क्रूज क्या होता है? जिसमें आदमी लोग जाते हैं घूमने के लिए, वाला मूवी का होना प्यार है, वो क्रूज है। टाइटैनिक क्रूज है। ठीक है, चलो फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब माना जाएगा? एग्जाम में पूछेगा तनिष्का से, तनिष्का ऐसे करेगी और वहां पे मार्क्स मिल जाएगा। सुनो, अगर तुम लोग फ्लिपकार्ट से फोन ऑर्डर किया और वो भाई साहब जो डब्बा लाया वो डब्बा फटा हुआ, तुम लोग डिलीवरी लेगा? क्यों? क्योंकि वो डब्बा फटा हुआ है, डब्बा वो फटा हुआ है, कंडीशन सही नहीं है। अगर उसका कंडीशन टिप टाप रहेगा तो मतलब इफ द गुड्स आर इन अ कंडीशन कि बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी, तो गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में। अगर वो सही से आता तो तुम लोग डिलीवरी को मना कर पाएगा? तो तुम लोग अगर बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स है तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में माना जाता है। 2 का 3 ये बताता है। सेक्शन जरूरी नहीं है, जो सेक्शन जरूरी होगा हम हाईलाइट कराएंगे। क्या ये बात क्लियर है? किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत? सबको स्पष्ट माथा में बैठा? व्हेन इज द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट? व्हेन द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी। डिलीवरी करने का कोशिश भी करेगा तो उसको डिलीवरी बोलेंगे। फिर तुम आगे चल गई, सब सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, अच्छा बात है, मन में सवाल आ रहा है, जवाब आएगा। क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है ना? ठीक है, जुल्फिकार तो बता देगा, तनिष्का बताओ, कहे कि तुम पढ़ा है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है? गुड्स का क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी करना, मतलब हम अपना अबे सिंबॉलिक तो है ही नहीं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स डॉक्यूमेंट जो है, बताएं हम? हाँ बताइए। अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो प्रूफ ऑफ पोजेशन या फिर कंट्रोल ऑफ गुड्स दिखलाता है तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स माना जाता है। मशीन का पेपर क्या वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होगा? समझने के लिए कोई तो एग्जांपल चाहिए। अरे तो हम समझाएंगे ना मैडम, हमको तुम काहे दिए पैसा? ठीक है चलो, बुरा नहीं ना मानती है, तुम मस्ती में लेती है ना। अब तुम्हारे साथ मजा आता है मस्ती करने में। बुरा मानते तो और लगता है यार, होते नहीं बैठते। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट, 2 कॉन्सेप्ट होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? हमको कौन सा एग्जांपल दी थी तनिष्का तुम अभी? मशीन का पेपर या मशीन, गाड़ी भी तो एक मशीन है, गाड़ी का, ट्रक का पेपर, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? लेट मी कंफर्म। सबको हम पहले मतलब दोनों का समझाते हैं, फिर तुम लोग जवाब देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब होता है कि जिस बंदे का उस पेपर में नाम है वो बंदा उस सामान का मालिक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में है वो मालिक है। हम चल रहे हैं, मेरा जेब से डॉक्यूमेंट गिरा, तुमको मिला, तुम मालिक।
हाँ, लॉफुली नहीं है, बट तुम दिखाएगी किसी को भी तो तुम ही मालिक मानी जाएगी। जैसे कि बीआर छोड़ो, रेलवे रिसीट, हम भैया को भेजे दिल्ली में, रेलवे रिसीट, चेक्स, माना जाता है ना कि भाई जो दिखाएगा उसको मिल जाएगा पैसा, कोई कुछ सवाल होगा कि वहां पे नहीं। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास उसका सामान, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब जिसका नाम उसका सामान। अब वो जो कार ट्रक है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? जिसका नाम उसका सामान, समझा? तो एक है डीएसटी और एक है डीओटी। डीएसटी मतलब जिसका नाम, सॉरी हाँ डॉक्यूमेंट जिसका नाम उसका सामान, और डीओटी मतलब जिसके पास उसका सामान। कोई दिक्कत? मेरे मन में एक डाउट है, कृति, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट हाँ, तुम लोग शेयर खरीदेगा, मतलब तुम लोग कंपनी में हिस्सा खरीदा, उसका एक सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? तुम्हारे हिसाब से जिसका नाम उसका सामान होना चाहिए, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का नाम है। तो भैया अगर हम किसी और को शेयर बेचते तो माल भी उसका हो जाता है, तो वो उसके नाम पर भी चल जाता है। ठीक है, इस चीज को समझना। इसीलिए तो 3 दिन लगता है डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो अपडेट होगा ना डाटाबेस में, नया मालिक कौन। समझ रहा है बात को? तो शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके। तो पर्सन नेम्ड इन, एक मिनट रुक, हाईलाइट मत करना। यहां तक कहानी क्लियर है? ये बात जिसका नाम उसका सामान, जिसके पास उसका सामान, ये बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट whomsoever name is there on the document shall be the owner, and document of title indicates that whomsoever has the possession of the document is the owner. ये बात को अपना जैसा टूटा फूटा इंग्लिश में एग्जाम में लिखेगा, मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बस ये बात ध्यान में रखना। क्या ये बात सबको समझ आया? तो कुछ नाम समझाते हैं तुम लोग को हम, ठीक है? बिल ऑफ लीडिंग, डॉट है या डीएसटी है? लीडिंग, हम माल को जहाज में चढ़ाएं, फोन किए, वहां से माल उतारा, डॉट। ठीक है। डॉक वारंट, डॉक वारंट मतलब जहां पे माल शिप में आके रुकता है उसको बोलते हैं डॉक, कस्टम डॉक। और उस माल को क्लियर करने के लिए एक वारंट लगता है, जिसके पास वो वारंट होगा वो क्लियर कर सकता है, डॉट। ठीक है। वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, गोदाउन में तेरा माल है, एक डॉक्यूमेंट होता है उस चीज का, उसमें किसी का नाम नहीं होता है, वो भी डॉट होता है। वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट में डॉट होता है, क्योंकि माल तो धड़ाधड़ बिक रहा है, तुम सोचो कितना बार हम इसको चेंज करवाएंगे, तो वो DOT होता है। ठीक है। सिमिलरली जैसा वेयरहाउस होता है वैसे वारफिंगर सर्टिफिकेट होता है, वारफिंगर सर्टिफिकेट। जैसे वेयरहाउस नॉर्मल है, और अगर रजिस्टर्ड वेयरहाउस कोई शिप वगैरह के पास में अब माल हम उतारे कस्टम से, क्या मालिक दूसरा दिन आके ले जाएगा? टाइम लगता है, तो वारफिंगर में रखाता है, उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी डॉट होता है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट वो माल का ओनर। रेलवे रिसीट, अच्छा ट्रेन टिकट अगर जनरल का लिए हैं तो, और अगर रिजर्वेशन कराए हैं तो DST। समझ में आ रहा है ना गेम? ठीक है, तब तो तुम लोग को सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड। यहां पर हम करा देते हैं हाईलाइट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। ठीक है। पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है यहां पे जरूरी होता है, जिसके पास उसका सामान।
ये सब नाम को ध्यान रखना, एग्जाम से पहले एक दो बार पढ़ लेना। क्लियर है सबको? कूल। यहाँ पे हम लोग ये वाला भी मार्किंग कर लिया। ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो समुद्र के बीच में। कहाँ पहुंच गए तुम? मर्केंटाइल एजेंट बोल रहे हैं, मर्चेंट नेवी नहीं बोल रहे हैं, मर्केंटाइल एजेंट। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर क्या है? अबे एजेंट पता है ना, एजेंट दो टाइप का होता है। एक, हम दुकान में खड़े हैं, हमको बाहर जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो हम तुमको बैठा के चल गए, क्या तुम मेरा मर्केंटाइल एजेंट है कि खाली एजेंट है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम एजेंट बना। लेकिन जब यही एजेंट कस्टमरी बन जाता है कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, अथॉरिटी होता है माल बेचने का या फिर कंसाइनमेंट पे भेजने का या फिर पैसा उठाने का, माल को गिरवी रख के, या फिर माल, हाँ, ये सब काम करने का, तो वो मेरा मर्केंटाइल एजेंट होता है। कितना काम मिला देखो। पहला, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है और माल को सिक्योरिटी पे रख के गिरवी कर सकता है, माल को बाई भी कर सकता है। ये सारा काम वो कर सकता है। हाँ, नहीं, ब्रोकर जनरली खाली बिचौलिया होता है, उसको इतना सारा हक नहीं मिलेगा। मर्केंटाइल एजेंट को सारा हक मिलेगा। जो ब्रोकर होता है, अगर हम कोई ब्रोकर को रखेंगे, मेरे नाम पे सामान खरीद नहीं सकता, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट जो है वो मेरा प्रॉपर स्टाफ है, एम्प्लॉय है, खरीद सकता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? मर्केंटाइल एजेंट सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी, ओ भाई साहब, प्रॉपर्टी हेयर मीन्स ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी, रट्टा। पूरा सिलेबस में हजारों बार भी प्रॉपर्टी इन गुड्स वर्ड आएगा, मतलब किसका बात हो रहा है? बोलेगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी, तो उसका ओनर कौन? मिस्टर बी। ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, तो ये लोग ओनरशिप भी लिख सकता था। ये लोग बेकार में हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो ओनरशिप इज इक्वल टू प्रॉपर्टी इन गुड्स। कोई दिक्कत? वो तो ठीक है भैया। ओनरशिप, माल बिकता कब है? जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है। सेल करते बोलना गलत है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना सारा सिचुएशन सामने में आएगा, दिमाग सोचने लगेगा कि किसका नुकसान। तो हमेशा एक रूल याद रखना, जो ओनर रहेगा वही नुकसान झेलता है। कौन नुकसान झेलेगा? अब मेरे मन में एक डाउट आया भैया, स्पेशल प्रॉपर्टी किस चीज का ओनर? कैसा प्रॉपर्टी? क्या माइनर के नाम पे मूवेबल प्रॉपर्टी लिया जा सकता है? तो उसका गार्जियन लेगा और मेजर होने पे उसको मिलेगा। क्या माइनर के नाम पे मोबाइल खरीदा जा सकता है? उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। समझ आ रहा है? दो शब्द आया मेरे सामने, जनरल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक या फिर स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज जनरल प्रॉपर्टी? अगर हम तुमको अपना मोबाइल बेच दिए, तो तुम्हारे पास उसका कैसा ओनरशिप है? जनरल प्रॉपर्टी। तेरे पास उसका ऑल ओनरशिप राइट है। ठीक है, ऑल ओनरशिप राइट मतलब मोबाइल में तुम अपना पासवर्ड लगाओ, अपना वॉलपेपर लगाओ, अपना सिम लगाओ, हम रोक सकते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मानो हमको तुमसे पैसा का जरूरत है, चलो छोड़ो पैसा का जरूरत, हम गए जीनत के साथ, जीनत को बोले जीनत हमको गुपचुप खिलाएगी? जीनत बोली हाँ भैया चलिए खाते हैं। हम लोग गुपचुप खा लिए। बोले जीनत पैसा दो। बोले पैसा तो नहीं है। बोले तुम बोली कि जीनत, हम पूछे कि जीनत गुपचुप खिलाएगी, तुम बोली हाँ बोलिए भैया चलिए खाते हैं। तो जीनत बोले हम बोले चलिए खाते हैं, थोड़ी बोले चलिए खिलाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है।
गुपचुप वाला हमको शक भरा नज़र से देख रहा है कि हम उसका पैसा लेके भाग जाएंगे, तो अब क्या करें हम अपना मोबाइल उसको दे दिए। बोले कि गुपचुप वाले भैया मेरा बगल में कोचिंग है, हम वहाँ से किसी से पैसा मांग के आते हैं, तब तक मेरा मोबाइल आप रखिए। उसके पास मेरा मोबाइल का जनरल प्रॉपर्टी है या फिर स्पेशल प्रॉपर्टी है? क्या वो वॉलपेपर बदल सकता है? वो खाली एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेकर रखा है। तो इट कंटिन्यूज टू रिमेन विथ अनदर पर्सन, वो अगला पर्सन के साथ रहेगा, लेकिन क्या हक रहेगा उसके पास? नहीं। अच्छा, हम उसको मोबाइल दिए, गिरवी रखें क्या सामान हम? कैसे नहीं? हाँ, गिरवी तो रखे ना, गिरवी रखी है तभी। क्या होता है गिरवी का मतलब? कि हम कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल टाइप का रखे गए कुछ, ये भी तो गिरवी है कि हम आके पैसा दे रहे हैं। तो जो बंदा गिरवी रखता है उसको क्या बोलता है? प्लेजर। और जिसके पास रखा जाता है? यहाँ पे प्लेजी माल कब तक रख सकता है? प्लेजी हु हैज राइट टू रिटेन टिल पेमेंट। हमारे केस में, गुपचुप वाले केस में, पैसा देंगे माल मिल जाएगा, तो उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, जनरल है? अंतर समझ आया? एक बार प्रॉपर्टी को पूरा रीड करो, और प्रॉपर्टी के नीचे एक एग्जाम्पल है उसको भी रीड करो। ए मानो मोबाइल का ओनर है, बी को मोबाइल गिरवी रखा, जनरल प्रॉपर्टी किसके पास? ए के पास। स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास? ए कल को पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा? बी बेच के पैसा ले लेगा, और कुछ करेगा क्या? अगर वो यूज करना चाहता है तो कर सकता है क्या? वो आगे वालों को बोल देगा कि अब हम इसके ओनर बन रहे हैं, तुम पैसा नहीं दे रहे, तो आगे वाले का कंसेंट मिलेगा और कर सकता है, लेकिन कंसेंट चाहिए होगा। नहीं मिला तो फिर बेचेंगे, राइट ऑफ लियन, बेलमेंट, बेलर, बेली वाला रूल लगा के बेच देंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत है? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। अच्छा, एक बंदा इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर होता है? जब लाइबिलिटी, चिंता ज़्यादा है, सब कुछ बेच बाच देंगे ना फिर भी नहीं दे पाएंगे, फिर भी बच जाएगा, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाया जाता है। सोगा में इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन अलग है। हम अगर तुमको मोबाइल बेचेंगे, हमको पता है तुम इंसॉल्वेंट है कि नहीं? तुमसे मोबाइल बेचने पहले बैलेंस शीट मांगेंगे तुम्हारा हम। तो बोला गया व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. Important है। एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट तब माना जाता है अगर वो अपने लिए द्वारा उधार को देना बंद कर दे। क्या यहाँ पे बोला दे नहीं सकता है? अगर तुम हमसे उधार ले गया, एक बार पैसा नहीं दिया, 2 बार पैसा नहीं दिया, 3 बार पैसा नहीं दिया, चौथा बार हम तुमको इंसॉल्वेंट मानेंगे और आगे माल नहीं बेचेंगे, ये लॉ बोल दिया। या तो वो देना बंद कर दे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर दे नहीं सकता है, दोनों को इंक्लूड किया है इंसॉल्वेंसी में। ठीक है? क्या हम देखो, इंसॉल्वेंट होने का प्रोसेस ऐसा होता है कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा। जब कोर्ट बोला कि विजय माल्या का दिवाला निकला, तब वो इंसॉल्वेंट हुआ। बट क्या हम कोर्ट का इंतजार करेंगे? हमको पता चल गया कि तुम पैसा नहीं दे सकता है, हम तुमको इंसॉल्वेंट मानेंगे और माल देना बंद कर देंगे। समझ रहा है बात को? क्लियर है भैया? ये क्यों अलग बनाया यहाँ पे इंसॉल्वेंट का डेफिनेशन? कोर्ट में केस जाता था, तो केस में ऐसा हुआ कि सेलर एक आदमी से डील करता है, और 2, 2.5, 3 साल के बाद जब लगातार वो उसको उधार माल बेचा, सेलर बोलता कल दे देंगे पैसा, अगला महीना दे देंगे, अगला वाला दो ना, साथ में दे देंगे। 3 साल तक टरकाया, फिर कोर्ट गया। तो कोर्ट में जज साहब उसको बोले कि बेटा तुमको जब दिख रहा था कि ये पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम इसको आगे माल क्यों दिया? तो वो बंदा बोला कि सर ये इंसॉल्वेंट नहीं ना था, तो हम दे दिए।
तो ये वाला सेक्शन 2 का 8 खोला और दिखाया कि इफ ही सीजेस टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर वो व्यक्ति अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान नॉर्मल बिजनेस के दिनचर्या में तुमको या फिर किसी और को पैसा देना बंद कर दिया, या फिर तुमको पता चला कहीं से कि अब ये पैसा नहीं दे सकता है, उसको इंसॉल्वेंट मानो और उससे डील करना रोक दो, मत करो डील। क्या ये बात समझ आया? फिर भी किया तो तुम इंसॉल्वेंट बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और इंसॉल्वेंट बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समझ रहा बात को? प्राइस सोगा में प्राइस कैसा होगा? क्या मनी होगा या कुछ और हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मनी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी हो सकता है। क्या ये सारा बात यहां तक क्लियर है? जो हाईलाइटेड है एज इट इज याद करना है बार बार, और जो अंडरलाइन है रीड करके आगे बढ़ना है। क्या ये बात क्लियर रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब हमको ये बताओ कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है? सेल प्रेजेंट यानी कि इमीडिएटली होता है, और अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होगा या फिर किसी कंडीशन पे होगा। हाईलाइट कराते जाते तुम लोग को हम। पेज नंबर 3.10 पे आ जाएंगे सब। तो सेल इमीडिएटली होता है, ट्रांसफर उसमें प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, और एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा? फ्यूचर में या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद। सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों में एग्जीक्यूटेड कौन सा होगा? मतलब पास्ट टेंस किस में यूज होगा? तुम हमको माल बेचेगा, हम तुमको पैसा दिए, सेल हो गया। फ्यूचर किस में जरूरत? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि दोनों में से किसी एक पार्टी का काम करना बाकी है। हमको लेके गया था सूरज फोन दिलवाने, आईफोन 16 प्रो। सूरज एडवांस दे दिया 50,000 रुपया, मिलना बाकी है। एग्जीक्यूटरी किस में हुआ? अग्रीमेंट टू सेल। और एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों का काम हो चुका, मेरा मोबाइल हमको मिल गया, आपका पैसा आपको मिल गया। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल का ये एक अंतर है। अच्छा, अगर मानो सेल हुआ, ठीक है, जो सेलर है उसके पास क्या उपाय है अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो? हम तुम लोग को माल बेचे, तुम लोग पैसा नहीं दे रहा है, हम क्या करेंगे? केस करेंगे। सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि ओनर कौन है? अब बायर है, तो बायर ओनर को बोलेगा पैसा दो, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल में जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो खाली डैमेजेस मांग सकता है। खाली क्या मांगा जा सकता है? डैमेजेस ओनली। क्या पैसा मांगा जा सकता है? नहीं। पैसा किस में मांगा जाएगा? क्यों? एग्रीमेंट टू सेल में हम लोग बात करके आए दुकान में, आईफोन वाला को 50,000 रुपया दिए, हम उसको बोले आईफोन दीजिए, बोले सर 16 प्रो तो नहीं दे सकते, हम स्टॉक आउट हो गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा एडवांस हमको वापस करो। वो हमको 50,000 रुपया दिया, क्या दिमाग लगाएंगे कि ये अगर बैंक में रखते हैं तो इंटरेस्ट मिलता, वो भी दीजिए साथ में। आपको तो मिला होगा 50,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट, हमको दीजिए मेरा ब्याज। तो डैमेजेस मांग सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि मेरे को आईफोन दो? जब वो बोल रहे नहीं दे सकते, एग्रीमेंट टू सेल था, नहीं मांगेंगे। आईफोन बेच दिया था हमको, तो अब हम पैसा नहीं दे रहे, सेलर क्या करेगा? हम पे केस कर देगा। अच्छा एक बात बता, सेल में कुछ भी माल को होता है उससे रिलेटेड, तो किसका लाइबिलिटी? ओनर का। सेल में ओनर कौन हो जाएगा? बायर है। तो सेल में लाइबिलिटी किसका होता है किसी भी लॉस का? बायर। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम लोग डोमिनोज से खाना ऑर्डर किए, खाना आया, मेरे को मिल गया। हम खाना को अपना स्टोव में रख के हाथ धोने गए,
इन द मीन टाइम किसी कारण से उसके ऊपर कीड़ा बैठ गया, किसका जिम्मेदारी? मेरा ना, क्योंकि हम ओनर हैं। और अगर हम और सूरज बात करके आए थे आईफोन 16 प्रो का, कल ही टिम कुक आया, टिम कुक बोला फ़ोन करके कि हाँ सूरज सर हम लोग आईफोन लॉन्च कर दिए हैं और आपका सेलर का दुकान में भेज दिया। तो सूरज रात में हमको मैसेज किया कि भैया कल सुबह नया नया कपड़ा पहन के टीका उका लगा के चलिएगा, हम लोग आईफोन लेंगे। हम बोले ठीक है। हम लोग आईफोन लेने के लिए गए, देखते हैं दुकान जला हुआ है। रात में क्या हुआ वहाँ पे? आज साथ में आईफोन भी जल गया। जिम्मेदारी किसका? हम लोग का कि सेलर का? यहाँ पे ओनर सेलर है तो सेलर का। कितना सिंपल सा बात है, जो ओनर उसका जिम्मेदारी। ठीक है, तो उस हिसाब से रिस्क किसका? ओनर का। तो यहाँ पे भी यहाँ ओनर होगा और यहाँ बायर होगा और वहाँ सेलर होगा। मतलब एक ही बात को दो अलग अलग इंग्लिश में लिखा और तेज बन रहा है लोग। ठीक है, बदल तो गया ना, क्या बदला? यहाँ बायर हो गया, वहाँ सेलर हो गया। कहाँ? यहाँ भी बायर है, यहाँ भी बायर है, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी सेलर है। डिफरेंस तो वही है ना कि पॉइंट बड़ा सा अलग अलग अब स्पेलिंग बदला है खाली, बात का बात सेम है। हाँ हाँ, वो खाली इंग्लिश बदल दिया, तेज बन रहा है। हम लोग भी इंग्लिश बदल के तेज बनेंगे। बुक में है तो हम लोग काहे पीछे रहे? तो ये हम लोग को एक पॉइंट में 2 पॉइंट याद हो जाएगा। तो 2 पॉइंट देखेंगे तो 2 नंबर देगा नहीं, ये नहीं कि सेम सेम बोल के ना दे। काहे नहीं देगा? उसके पास ये सेम कॉपी का फोटो रहेगा और यहीं से मार्क्स मिलेगा। उसमें से कोई भी 4 पॉइंट मैच करेगा तो मार्क्स मिलेगा। अगर कोई भी मैच नहीं करेगा, लॉजिकल है, वो बुद्धि लगाना पड़ेगा तो मार्क्स मिलेगा, वो तुक्का वाला बात है। लेकिन इसमें से कोई भी 4 है तो उसको देना पड़ेगा मार्क्स। रटने वाला काम तो करना है। इतना जितना आसान लगता है ना डिफरेंस देखने में, जब एग्जाम में आएगा ना तो 4 को याद करने में ना पसीना छोड़ देगा। नहीं, हम वैसे याद ही नहीं करते हैं, हम लाइन से याद करते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी। अभी ये पूरा ये एक साथ याद करेंगे तो ठीक है, अभी टेस्ट होगा ना, ठीक है। वो खूब सारा टेस्ट होगा, 4-4, 5-5 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा हमको सानिया बताएगी जस्ट इन रैम का मतलब। तो बताओ बिना देखे। देख लिख लेती, क्या होता है जस्ट इन रैम का मतलब? नहीं, बताओ तनिष्का। जस्टिन राम और जस्टिन पर्सनल वाला ना, जस्टिन राम का मतलब कि हमसे कोई, हम ही उसका एक लौता ओनर है। और जस्टिन पर्सनल मतलब कि मेरे कोई भी पर्सन ही होता है, मेरे साथ बोलते बोलते पगला। कोई बात नहीं, टीचर मत बनना तुम जिंदगी में कभी, ठीक है? नहीं तो तुम नहीं बता पाएगी, बच्चों को उसी को एक झापड़ मारेगी। रे बता कहीं नहीं पा रहे हम। देखो ना कितना खुश है, जीनती में आजिन की पूरा। ठीक है, जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट, यहां सब ध्यान देंगे, फिर नहीं तो एग्जाम के पहले इसका फोटो आएगा, भैया मतलब समझा दीजिए। राइट अगेंस्ट द, ये आईपैड मेरा है। स्वयं इस कंपनी का सीईओ कौन? सीयू भी आपसे ले ले। टिम कुक। एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। वो भी आके बोलेगा ना मेरे को ये आईपैड वापस करो, हम नहीं देंगे। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उस चीज को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अब क्या हुआ कि ये जो है मेरे से खो गया, जो कि होते रहता है। हम अपना आईपैड जहाँ तहाँ भूल जाते हैं, ठीक है? फिर बाद में हमको लोग फ़ोन करके बोलता है कि आपका सामान यहाँ पे। तो मानो हम आईपैड यहाँ पे भूल गए, कुशल जो है फ़ोन किया, बोला भैया आपका आईपैड मेरे पास है। हम बोले रखो, हम परसों ले लेंगे। अब उसके पास गया जुल्फिकार, बोला भाई भैया का आईपैड देना, गेम खेलेंगे। वो बोला नहीं देंगे। तो जुल्फिकार बोला भैया हमको ज़्यादा मानते, तुम तो आज ही आया है क्लास करने, ठीक है? क्या तुम उसको देगा? नहीं, क्योंकि वो
क्या पूरे विश्व में ये तुमसे कोई ले सकता है? सिवाय मेरे। पुलिस भी आ गया ना, तुम उसको भी नहीं देगा। यानी कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, मेरे को छोड़ के पूरे विश्व में तुमसे ये कोई नहीं छीन सकता है। अगर नहीं भी पता है तो फाइंडर ऑफ गुड्स है, और पूरा दुनिया में एक्चुअल ओनर के अलावा पुलिस भी आएगा ना तो उसे ये सामान नहीं ले पाएगा। तो जस्ट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अब तुम लोग बोलेगा भैया पुलिस आके तो ले जाता है, तो ये हमारा देश जो इंडिया है यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ मेरा दोस्त का फ़ोन खोया, उसका फ़ोन मिल गया पुलिस को, लेकिन वो उसको उस तक नहीं पहुँच पाया। वो बुलाते रह गया, साइन कराते रह गया, प्रूफ करो तुम ओनर है, 50 माथा दर्द में फंसा। लास्ट में बोला छोड़ दे भाई, हम नया खरीद लेंगे। ठीक है, तो जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर हाईलाइट करो, जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और इसके बगल में स्टार मार्क कर दो, 2 स्टार। हाँ, 2 स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये बात तुम लोग बार बार कंफ्यूज होगा। और सिंपल सा ट्रिक है, पी से पर्सोनम, पी से पर्टिकुलर पर्सन। पी को सर्कल मारो ना, हो जाएगा। ठीक है, क्या किसी को भी कोई दिक्कत है? पुराना बुक में आई डोंट थिंक ये वाला होगा, डिफाइंड नहीं होगा, नया वाला बुक में कर दिया। अच्छा एक बात बता, हम माल खरीद लिया तुम लोग से, तुम लोग कौन? ये सेल है या एग्रीमेंट टू सेल? सेल है। अब तुम लोग चाहता है, तुम लोग के पास दूसरा बायर आया, वो बोला ये तुम मेरे को कितना में देगा? तुम लोग बोला भैया ये बिक्री का नहीं है, हम ऑलरेडी लाख रुपए में विनय भैया को बेच दिए। वो बोला हम 2 लाख रुपया देंगे। तुम लोग बोला भैया 5 लाख भी देंगे तो हम इसको नहीं बेचेंगे। वो बोला हम तुमको 20 लाख रुपया देंगे, तुम ऐसे उठा के दे दिया। क्या तुम ये कर सकता था? सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स, सेलर कैनॉट रीसेल। ठीक है, लेकिन यही एग्रीमेंट टू सेल हुआ। मेरा और रौनक का बात हुआ था, हम लोग गए थे आईफोन खरीदने के लिए, खरीदे नहीं, खरीदेंगे, सेलर को पता है। हम लोग गए टीका उका लगा के, और सेलर बोला कि सर आपका आईफोन तो बेच दिया, आपको देने वाले थे लेकिन एक बायर आया ले गया। क्या वो ये कर सकता था? क्या ओनर थे हम अभी तक? नहीं ना। तो यहाँ पे सेलर में सेल द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है। कोई दिक्कत? अच्छा मानो 2 केस, और इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है दोनों पे। अगर सेलर का दिवाला निकल गया तो अगर माल बिक चुका है तो वो क्या करेगा? मानो हम सेलर है, मेरा दिवाला निकल गया और माल हम तुमको बेच दिए थे, तो क्या तुम कल को मेरे यहां से आके माल ले जा सकता है? अगर माल तुम्हारे पास था, ठीक है, लेकिन तुम पैसा नहीं दिया था, तो मेरा दिवाला निकला, मेरा सारा एसेट के लिए कोर्ट एगो ऑफिशियल असाइनी बैठाएगा कि इसका सारा एसेट बेचो और सारा लाइबिलिटी सल्टाओ। तो तुम लोग भी तो मेरा एसेट है, डेटर है, क्या तुमसे वो पैसा मांग सकेगा? लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हैं हम, और मेरा क्या हो गया? दिवाला निकल गया। तो कोर्ट मेरे बदले में किसको अपॉइंट किया? ऑफिशियल असाइनी। अब हम तुमको माल बेचे थे, ठीक है, हम तुमको माल बेचे थे और माल तुम ले गया, फोन, पैसा नहीं दिया। क्या ऑफिशियल असाइनी तुमको बोल सकता है कि भैया पैसा दो? क्या ऑफिशियल असाइनी बोल सकता है कि माल दो? यही सिखाते हैं कि अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी आएगा, हु विल नॉट बी एबल टू टेक द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस। तो यहां पे क्या रिकवर हो सकता है? प्राइस। ठीक है, और मानो अग्रीमेंट टू सेल हुआ था, मेरा सूरज वाला केस, हम और सूरज गए और वहां पे उसका ऑफिशियल असाइनी से लड़,
कि अबे अपने सेलर से पूछो, वो हमको ना बेचने का बोला था, क्या वो हमसे आईफोन 16 ले सकता है? हाँ। माल बेचा है अभी तक? ओनर कौन है? अगर सूरज जबरदस्ती छीन लेगा तो वो हमसे ले सकता है लॉफुली। क्या वो हमसे आईफोन 16 का पैसा मांग पाएगा? नहीं, खाली गुड्स मांग सकता है। तो यहां पर ऑफिशियल, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स मांगेगा, प्राइस नहीं। और यहां पे प्राइस मांगेगा, सेल के केस में प्राइस मांगेगा, गुड्स नहीं। ठीक है, यहां पे प्राइस मांग सकता है, यहां पे गुड्स मांग सकता है। क्लियर है ये बात? नहीं जीनत, बोलो तो ऐसे बोलो ना, चेहरा देख के हमको पहचानना पड़ेगा। सेल वाला क्लियर है? सिमिलरली सेलर था, दिवाला निकल गया तो कौन आएगा सीन में? अब सूरज गया, सूरज बोला कि सुनिए ना, हम दिए थे एडवांस, बोला मोबाइल दे दीजिए। ऑफिशियल असाइनी बोला माफ़ कीजिए, मोबाइल अब आपको नहीं मिलेगा, बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है। सूरज बोलेगा लेकिन मेरा बात हो चुका था उनसे। तो ऑफिशियल असाइनी पूछा सेल था कि एग्रीमेंट टू सेल? सूरज बोला एग्रीमेंट टू सेल था। ऑफिशियल असाइनी बोला कि सुनिए, गुड्स मेरे को वापस कर दीजिए आप, प्राइस हम आपसे नहीं मांग सकते, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम ये गुड्स किसी और को बेचेंगे, सारे गुड्स जमा होगा, उसका ऑक्शन होगा, ठीक है, आप इसके मालिक नहीं है, इसका मालिक अभी भी सेलर है और ये मेरे द्वारा ही बिकेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये सिचुएशन है यहाँ पे। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, सेल के केस में गुड्स मांग सकता था क्या ऑफिशियल असाइनी? नहीं, क्या बोलेगा कि भाई गुड्स तुम रख, तुम ओनर हो चुका है, हमको पैसा दे, हमको पैसा चाहिए, तुम उसका बुक में डेटर्स के नाम पे खड़ा है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में एसेट में डेटर दिख रहा है कि स्टॉक दिख रहा है? स्टॉक दिख रहा है ना, डेटर बना ही नहीं था, तो इसीलिए स्टॉक पे मेरा हक है। क्या ये बात क्लियर है? मानो बायर का दिवाला निकल गया तो सेल के केस में बायर का दिवाला निकल गया, बायर पैसा नहीं दे सकता है, ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? गुड्स को घर ले जाएगा कि भाई तुम पैसा नहीं दे पाएगा, इसका पैसा नहीं दे पाएगा, तो सेलर बोलेगा कि सुनो ऑफिशियल असाइनी मेरे को मेरा माल वापस कर दो। एग्रीमेंट टू सेल में वादा हुआ था हम लोग से, सूरज से, सूरज का दिवाला निकल गया, क्या करेगा सेलर? कुछ भी नहीं करेगा, ना गुड्स देगा ना प्राइस, नथिंग, क्योंकि यहां पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग जो सर्कल किए, सेलर के इंसॉल्वेंसी में अगर सेल हुआ है तो प्राइस रिकवर कर सकते हैं, सेलर का इंसॉल्वेंसी में अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो गुड्स रिकवर कर सकते हैं, बायर के इंसॉल्वेंसी में सेल हुआ है तो गुड्स रिकवर कर सकते हैं, और बायर के इंसॉल्वेंसी में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? ठीक है, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया यहाँ तक ना आपका सारा बात मेरे को क्लियर समझ आया। अब हम लोग ऊपर जाएंगे ना, हम लोग को बड़ा आसान लगेगा सब कुछ। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ तो सेल, अगर फ्यूचर में होगा तो अग्रीमेंट टू सेल, बस ब्रैकेट में डालते जाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन, या तो टाइम इलैप्सेस, अगर कंसाइनमेंट पे भेजे हैं तो लिख दो ऊपर में, कंसाइन किए हैं गुड्स को तो याद है, कंसाइन नहीं, रुको रुको रुको, एग्रीमेंट तो क्या नाम था उसका, सेल और रिटर्न बेसिस वाला। 7 दिन के लिए दिए हैं, रखना है तो रखो, नहीं तो वापस करो। 7 दिन पार हो जाते हैं तो क्या मानते हैं? बिक चुका है, ये उसी का बात हो रहा है। या फिर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, बाकी ये सब जो भी है कहाँ से पढ़ना है, ये हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आओ, क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला हम लोग कर चुके हैं ऊपर में, और नीचे आते हैं।
ये क्वेश्चन, किन एलिमेंट्स का जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? किन एलिमेंट्स का जरूरत है सेल के लिए? पहला, कम से कम क्या एक व्यक्ति खुद को कुछ बेच सकता है? दूसरा, कोई सामान होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए? मूवेबल। ठीक है। तीसरा, प्राइस कैस में होना चाहिए? मनी में। चौथा, क्या ट्रांसफर होना जरूरी है? ओनरशिप या प्रॉपर्टी। अच्छा, जो ट्रांसफर है वो कंडीशनल हो सकता है? हम तुमको ये बोल के बेच सकते हैं कि हफ्ता भर बाद मेरा मन करेगा तो वापस मंगा लेंगे? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। कंडीशनल हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ओके। और बाकी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सेल कंडीशनल नहीं हो सकता है ना? सेल कंडीशनल नहीं हो सकता, एग्रीमेंट टू सेल तो हो सकता है ना, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन याद है किसी भी बच्चे को? अरे सबको याद है? ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है दिमाग में वो। ठीक है, यहाँ तक क्या बोलिए बाबू? ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।